हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए यूपी टेट एंड सी टेट के एसएसटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा को कब भारत का पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसको जो पूर्व राज्य का दर्जा मिला था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में त्रिपुरा को पूर्व राज्य बनाया गया था। त्रिपुरा एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 तक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ये जो सिपकीला दर्रा है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सतलज जो नदी है उसकी घाटी में अवस्थित है। और जो सिपकीला दर्रा है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह सिपला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजर कर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः स्पष्ट है कि सतलुज घाटी में स्थित है यह सिपकीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्यों की संख्या बताई गई है वो है आपकी 11, यानी सरदार फूड से समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ से इंपोर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो खुद से। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध है। जो तरला दलाल है वो एक पाक की रसोइया जो थी उनके लिए था। तो पाक कला विशेषज्ञ से आएगा आपका, यानी तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो व कुक अप विद तरला दलाल की मेजबानी की थी। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो जो मुगल काल का जो शासक था उसमें जो मुखिया होता था पुलिस का उसे कोतवाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ज्ञान के सिद्धांत पर जो बल देता है वो है हमारे क्या बोलते हैं आपका उपनिषद, यानी उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मी के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद शेर ए अकबर नाम से करवाया था। तो आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो किसने करवाया था अनुवाद, दारा शिकोह ने। किसमें, फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान माना जाता है वो माने जाते हैं हमारे स्तूप और स्तंभ। स्तंभ आपका सबसे ज्यादा है। तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में चौथी से दूसरी सदी ईस्वी में हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक सीनों के रूप में स्वयं सम्राट ने इनकी संरचना करी थी। तो स्तंभ है इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो अशोक के साम्राज्याधीन के अंतर्गत कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक तीनों आते हैं, लेकिन जो कामरूप है वो इसके अधीन में नहीं आता है। तो कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक फैला हुआ था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था तथा कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप उसका पुराना नाम है। यह अशोक को साम्राज्याधीन नहीं था, यानी कामरूप असमा का पुराना नाम है और ये अशोक के अधीन में नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो जो गुरु पर्व के रूप में जिनकी जयंती मनाई जाती है वो है हमारे गुरु नानक देव, सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु।
नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा को निरर्थक माना था। नेक्स्ट चलते हैं, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार सचिवालय भवन है? तो राइटर्स जो बिल्डिंग है वो भारत के जो हमारा इलाका पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, उस सरकार का हिस्सा है। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यकाल के लिए समय में किया गया था। थॉमस लियोन जिन्होंने इसका डिजाइन किया था 1777 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप होगा वो कौन सा होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी माजुली द्वीप समूह। माजुली द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। यह असम राज्य में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 880 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो जो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है वो है चीन, उसके बाद में आता है भारत सेकंड नंबर पर। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक 97% जो सिल्क है वो आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, मेघालय आदि क्षेत्रों से सबसे ज्यादा सिल्क उत्पादित किया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश मरकरी का उत्पादन सबसे अधिक करता है? जो मरकरी है, मरकरी का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा किया जाता है हमारा जो ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही होगा, चीन, यानी चीन के अंदर सबसे ज्यादा मरकरी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिका महासागर से जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि, तो फ्लोरिडा जल संधि इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मेक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिका महासागर से जुड़ी हुई है। यह दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ा सागर बेसिन है। यह अटलांटिका महासागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम है वो इन तीनों के साथ में ही अपनी सीमा को साझा करता है। तो सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ, उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत और स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जो भारत के अंतर्गत जो नदी का उद्गम नहीं पाया गया है वो है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 55 की ऊंचाई पर मानसरोवर निकट राकस ताल झील यानी तिब्बत से गुजरती है। तो सतलज है उसका उद्गम भारत में नहीं है, ये कहां से है? तिब्बत से है। बाद बाकी चिनाब, ब्यास, रावी ये सभी भारत के उद्गम स्थान से निकली हुई हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो कौन सा होगा? NH-27, NH-44, NH-48। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है 44, यानी भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 GSHN है जो 7 नामों से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के मध्य से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा जो नियोक्ता क्षेत्र होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पर संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्रक में। ये जो क्षेत्रक है उनको 3 भागों में बांटा गया है और प्राथमिक जो क्षेत्रक है वो प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये सीधा उपयोग, इसमें कृषि, पालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि शामिल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में जो हरित क्रांति थी वो कौन लेकर के आया था? आर.के. मिश्रा, के.सी. मेहता या एस.एस. स्वामीनाथन। तो एस.एस. स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 1966 से लेकर के 67 तक कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर एवं तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है।
केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे जीआई यानी भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है। भौगोलिक उपदर्शन जो टैग जिस कृषि को मिला है वो है हमारा नवारा। केरल के नवारा को 2018 में जीआई टैग मिला था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्य कौन था? यानी जिसने संयुक्त प्रांत के आधार पर उत्तर प्रदेश का नाम बदला था सबसे पहले, तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सही होगा बी, यानी हारमोसजी फिरोजा मोदी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को हारमोसजी फिरोजा मोदी ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो ये आपका दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित है। इसमें 600 जो भारतीय थे वो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने का कार्य किया गया था। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का जो उद्यान शहर है उसके रूप में जिसे जाना जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत के उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु भारत में कर्नाटक राज्य की राजधानी है। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में भूमिका के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली भी आता है, तभी आप ये लगा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है वो स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसकी स्थापना 1894 पेरिस में हुई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका गठन हुआ था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को डैश से अधिग्रहित किया था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था ये बताना है हमें। तो ये जो ऑप्शन है वो ए से होगा, बीजापुर के सुल्तान के नाम से। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को अधिग्रहित किया तथा पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापार थे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है वास्तविक संस्थापक के रूप में। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले जो जनरल गवर्नर थे वो थे हमारे वॉरेन हस्टिंग्स। वर्ष 1773 से 1785 ईस्वी तक अवधि में वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग्स थे। लॉर्ड मिंटो 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक रहे हैं। उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल थे ये। शासनकाल के चार्टर एक्ट 1813 को पारित किया था इनके द्वारा। जॉर्ज वाटसन, ये एडमिरल सर जॉर्ज विल्स वाटसन वर्ष 1827 से 1897 के मध्य नेवी अधिकारी थे। विलियम जॉर्ज, ये एक वरिष्ठ ब्रिटिश सेना अधिकारी थे जो कि विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अर्थात कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जो कि आपके दिए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आएगा वो है हमारा दुग्ध। तो दुग्ध प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में हमारा कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, सीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो जो पशु उत्कीर्ण नहीं है उसके बारे में बताना है आपका, तो वो है आपका हिरण। तो सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण नहीं है उत्कीर्ण।
सारनाथ के स्तंभ पर सिंहार शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह के पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तक पर सहधर्म चक्र स्थापित है, जिसमें मूलतः 32 सीढ़ियां थी। सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हैं, जो धर्म चक्र परावर्तन के प्रतीक है। इसी पर 4 पशुओं के गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, लेकिन हिरण की आकृति कहीं भी नहीं है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रभावित जो केंद्र रहा वो था हमारा तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य तक्षशिला केंद्र का प्रमुख आचार्य था। वह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी, क्रोधी तथा पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तो जो विवादग्रस्त जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत आता है रायचूर दोआब, यानी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित क्षेत्र कृष्णा एवं तुंगभद्र नदियों के मध्य स्थित प्रसिद्ध स्थान था। ये भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जाती है? तो ये मनसबदारी जो प्रथा थी वो आई थी ऑप्शन नंबर जो हमारा है क्या बोलते हैं आपका चंगेज खान, यानी प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया था। जाता था मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिकों का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। बादशाह उनके मनसब के अनुसार वेतन देता था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति को दर्शाती थी। इसका अर्थ पद या श्रेणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो सही नाम था जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही वो था ऑप्शन नंबर सी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स लोकप्रिय उपनाम से पुकारा जाता था। प्रारंभ में लंदन में इस कंपनी के 28 संचालक थे, जो इसके साझेदार द्वारा वार्षिक तौर पर निर्वाचित होते थे और इन्हें डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान में अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है। तो जो समानता का वचन देता है वो क्या होगा आपका? ये जो वचन देता है वो है हमारा विचार दिया था। भारत की प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी बलवंत राय मेहता के द्वारा, और 24 अप्रैल 1933 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्कृति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल होगा वो है सहारा। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे जो छोटा महासागर होगा वो कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। तो महासागरों का क्षेत्रफल घटते हुए क्रम में, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक आता है महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आता है आपका आर्टिक महासागर। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो जो हमारा डैन्यूब जो नदी है उसका जो उद्गम स्थान माना जाता है वो जर्मनी को माना जाता है। ये डैन्यूब नदी मध्य यूरोप से बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लॉक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित डेनाउ एशियन कस्बे के पास होता है और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह
काला सागर में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में सर्वाधिक आरक्षण पारित किया गया है। तो संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया ये आरक्षण पारित? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी 103। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। तो दुग्ध उत्पादक के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी यानी श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा भारत की में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। वर्गीस कुरियन के द्वारा ही पहली बार भैंस के दूध से पाउडर बनाया गया तथा डेयरी प्रसंस्करण उद्योग अमूल की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 17% से ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया, यानी जीएसटी उसको कितने स्टेज में बांटा गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3। तो जीएसटी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। उसे लागू कब किया गया था भारत के अंदर? 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी जीएसटी। और इसके मुख्य 3 घटक है। सीजीएसटी, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। एसजीएसटी, इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। और आईजीएसटी, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था? तो जो ब्लैक पावर आंदोलन है वो कब आया है? वो आया है हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा 1966, यानी ब्लैक पावर है और 1966 में उभरा तथा 1975 तक चला तथा काफी हद तक मेलकम एक्स की शिक्षाओं पर आधारित था, जो मार्टिन लूथर किंग के विचारों के विपरीत था। इनके अनुसार अश्वेत लोगों का अपने अधिकारों के लिए हिंसा का प्रयोग करना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की थी? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो ऑप्शन नंबर सी यानी एओ ह्यूम्स के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1885 में ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम्स के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो यहाँ हमें क्या लेकर के चलना है? संविधान यानी उस शहर के बारे में बताना है जिसमें सबसे पहला संविधान सभा का सत्र आयोजित हुआ था। तो ये जो पहला सत्र था वो हुआ था नई दिल्ली में। संविधान सभा का पहला जो प्रथम सत्र है 1946 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरने वाली नदी है वो होगी हमारी तापी नदी। बाद बाकी तीनों नदियां गिरती हैं जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तापी नदी अरब सागर की खंबात खाड़ी में जाकर के गिरती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, जबकि अन्य ये तीनों नदियां पेन्नार, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो जो बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था उसके तहत जो जितने भी हमारे रैयत वगैरह या जो जमींदार हुआ करते थे उनके माध्यम से जो अंग्रेज वगैरह थे वो अच्छी तरीके से कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी, जिसमें भूमि लगान 10-11 भाग कंपनी सरकार को देना होता था तथा 11वां भाग जमींदार को अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख लेता था। स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्रों का निर्माण हुआ, जो भारत की
आजादी तक उनका समर्थन करते रहे। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? तो जो तत्वबोधिनी जो सभा है उसका जो प्रारंभ है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। 16 अगस्त 1839 से शुरू की गई थी और तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी तक होता रहा। यह कोलकाता से बंगाल भाषा में प्रकाशित होती थी तथा ब्रह्म धर्म के प्रचार के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो मुगल साम्राज्यों का जो प्रांतों के रूप में विभाजन हुआ था तो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, यानी मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया। अकबर ने 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित, किंतु शासन में अंतिम समय दक्षिण भारत के बराबर खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के पश्चात सूबों की संख्या बढ़ाकर के 15 हो गई थी। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में इसको अश्विनी नाम से जाना जाता था चिनाब नदी को, और सतलुज नदी, स्वतंत्री, झेलम नदी को वेतस्ता के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में उनको, और रावी नदी को रोशनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? जो चोल शासक हैं उनकी जो महानता थी वह निर्भर करती थी कि उस क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक या श्रेष्ठ शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो श्रेष्ठ शासन प्रणाली चोल वंश के शासकों की महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा पथक पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा है? तो सबसे जो गहरा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैरीना ट्रेंच। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु मैरीना गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त है। मैरीना गर्त की गहराई 11,034 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर जो ताजा जल है उसकी उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ आपकी 3% है, बाद बाकी पूरी हमारा किससे है, ये लवणीय नमक पानी पाया जाता है। पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें 71% भाग जल आच्छादित है और 60.7% भाग जल दक्षिणी गोलार्ध के लगभग क्षेत्र में 80.9% भाग जल पर है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का भाग 97% खारे जल के रूप में है। दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है, जबकि केवल 3% ताजा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो महासागर होगा वो हमारा आर्कटिक महासागर, और ये दिया हुआ है आपके क्रम के अकॉर्डिंग, ये पहले भी आप लोग देख चुके हो। प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो सबसे दूरतम जो बिंदु होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सही है वो होगा बी, माउंट चिमराजू। यानी माउंट चिमराजू पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घ वृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? जो सबसे ज्यादा लवणीय जो जल होगा वो है गैटाल तालाब, सांबर। इसका सही आंसर होगा गैटाल तालाब। दिए गए विकल्पों में गैटाल तालाब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये सबसे लवणीय जल निकाय है इथोपिया क्षेत्र में। तो कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तित करती है? तो विकिरण यानी विकिरण संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो होती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, जबकि आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल से रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो यहाँ हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।